हैं, अजय भैया के लिए जो हैं उन्होंने अपने दुनिया में समझ लीजिए नाम कमाया है। क्योंकि और हम तो जैसे कि संजय भैया के मुंह से निकला है तो हमने ये सुना है कि 24 घंटे में एक बार जवान पे सरस्वती जरूर बैठती है। तो जिला पंचायत सभागार में जनपद लखीमपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अजय मिश्र जी, इस जनपद का भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व कर रहे इस जनपद के जिलाध्यक्ष प्रिय श्री सुनील सिंह जी, उपस्थित दोनों लोकप्रिय विधायक, नगर पालिका की चेयरपर्सन, जिला सहकारी बैंक के सभापति आदरणीय विनीत मनार जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की सभापति आदरणीय श्रीमती पुष्पा सिंह जी, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, उपस्थित जनपद के भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे गुरु हम सबके गुरु। आप सबके लोकप्रिय सांसद अजय मिश्रा टेनी भाई साहब, मंच पे आसीन हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह भैया, हमारे साहनी जी, हमारे डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी, हमारी विधायिका मंजू त्यागी जी, नगर पालिका अध्यक्ष लखीमपुर निरुपमा मोदी वाजपेयी जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह जी भैया, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष विनीत भैया जी, चेयरमैन सिंगाही और हमारे आए हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सेक्टर अध्यक्ष, और लोकसभा में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग सभी वही कार्यकर्तागण मौजूद हैं जिन्होंने लोकसभा में जो अब की दोबारा लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुआ उसमें वही सब कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ था, और उसी का आज फल है कि हमारे सांसद जी का दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ और उसी की पुस्तिका का विमोचन जो किया, ये सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के मार्गदर्शन से सब हम लोगों ने जो काम किए हैं। कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घर में बैठे थे और सांसद जी हमारे लगातार काम कर रहे थे। तो मैं जिनको अपने विधानसभा में जानकारी जिनसे लेती हूँ, वो लोग कह रहे थे सारे विधायक तो घर के अंदर बैठ गए, सिर्फ एक ही ऐसे नेता है जो कोरोना काल में भी चल रहे हैं, ऐसे हमारे सांसद हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सभागार में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के नेता, जनपद के गौरवशाली सांसद भाई अजय मिश्र टेनी जी, का पहला वर्ष पूरा होने पर जैसे हमारी पार्टी की परंपरा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश है कि हम सबको अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखना चाहिए, उसी कार्यक्रम के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर जनपद के योग्य जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय श्री जुगल किशोर जी, अवध क्षेत्र के सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय श्री मनीष साहनी जी, मंच पर उपस्थित लखीमपुर नगर विधायक आदरणीय श्री योगेश वर्मा जी, श्रीनगर की विधायक आदरणीय श्रीमती मंजू त्यागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि भाई नरेंद्र सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के सम्मानित अध्यक्ष भाई विनीत मनार जी, पूर्व में अध्यक्ष श्री उमाशंकर मिश्रा जी, पूर्व महामंत्री आदरणीय ठाकुर प्रसाद गंगवार जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिले के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के सभी अध्यक्षगण, महिला मोर्चे की
युवा मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण और मैं आज जहां पर खड़ा हूं, विधानसभा के बाद मेरे लोकसभा में 6 साल पूरे हुए। उस दौरान मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे मेरे कार्यालय से लेकर के मेरे पूरे कार्यक्रमों की देखभाल करने वाले, क्षेत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व करने वाले, ऐसे आदरणीय अरविंद सिंह संजय जी, श्री जितेंद्र पाठी जी, आदरणीय संजय मिश्रा जी, श्री अम्बरीश सिंह जी, श्री दीपक तलवार जी, श्री मुन्नालाल अवस्थी जी, श्री राकेश चौबे जी, इन सब के साथ हमारे बहुत सारे और भी साथी हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ तक मुझे पहुँचाने में रही है। और इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और पत्रकार, अभी 1 साल के कार्यकाल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड हमने प्रस्तुत किया उसके विषय में काफ़ी चर्चा हुई। मैं आपका ध्यान इस पार्टी को जहाँ से शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया उस तरफ अगर ले जाऊंगा, संक्षेप में बात करूंगा, तो आपको इस रिपोर्ट कार्ड की ज़रूरत क्या है इस विषय में बहुत ये जान करके भी अच्छा लगेगा, और ज़रूरत क्यों है इसकी प्रासंगिकता भी आपको ठीक भी लगेगी और समझ में। लेकिन जिस तरह से उन पर हमले हुए थे 13 साल के अंदर, पूरे देश में उनकी एक छवि बन गई थी, और उस छवि को जैसे ही हमने उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, पूरा देश में एक माहौल बना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और जब ये सरकार हमारी बनी, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ी। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको एक एक विषय पर चिंतन करना है, मनन करना है। हमारे राजनीतिक दल का जो दर्शन है, जो हमारी फिलॉसफी है, हमको उसको लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे जो जनसंघ के काल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी भी ये समझ करके काम नहीं किया है कि हम सत्ता में आएंगे। उनको पहले से मालूम होता था कि हम चुनाव हारेंगे। कई गांवों में केवल एक ही आदमी होता था जो जनसंघ का बस्ता लगाता था, और केवल 2-4 वोट मिलते थे, उसको मालूम होता था। लेकिन वो पूरे समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा था। ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। और उन्होंने कहा था कि आज जब यहाँ पर आप आ गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह से काम करो कि हमारी पार्टी के दर्शन के साथ साथ हमारे नेताओं के जो बलिदान हुए हैं, कार्यकर्ताओं का जो समर्पण हुआ है, और लाखों लाख लोगों ने बिना किसी सत्ता की इच्छा किए हुए लगातार जो प्रयास किए हैं, और जिसके कारण आज आप पूरे देश में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुए हैं, इसमें आपकी। तभी उन्होंने कहा था कि हर साल हम लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड अपने क्षेत्र के लोगों के सामने रखना चाहिए। उसी क्रम में मैंने ये बात आज आपके सामने रखी। हर वर्ष हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। अब की बार कोरोना काल है, इसलिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बुला पाए, लेकिन फिर भी ये काम जरूरी था। और जैसी हमारी पार्टी की पारदर्शी नीति है, हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को मालूम, लोगों को जानकारियाँ, और उन सब चीज़ों को करने का मैंने प्रयास किया है। इस किताब में जो भी इस 1 वर्ष की बातें हैं, कुछ छूट भी गई होंगी, उन सारी चीज़ों को हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, अम्बरीश सिंह जी, जीतू त्रिपाठी जी, संजय मिश्रा जी, संजय सिंह जी, इन लोगों ने, राकेश जी ने लगातार मनन किया है। 1-2 लोगों ने और किया है, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो और भी हैं, इससे बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ में मिलकर के उन्होंने शुरू में कि ये राजनीतिक दल किसी व्यक्ति के लिए, किसी खास स्वार्थ के लिए, किसी इच्छा के लिए हम काम राजनीति में नहीं कर रहे। हमारी पार्टी का दर्शन बहुत स्पष्ट है। हम राष्ट्र की सेवा के लिए हैं, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े, हमारे देश का सम्मान पूरी दुनिया में, और हम देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके,
देश के लोगों की जो जरूरतें हैं उनके साथ साथ जो उनकी इच्छाएं हैं उनको भी हम पूरा करें। ये हमारे राजनीतिक दल का, अगर खाली लखीमपुर जनपद की आप बात करें तो अब अगर हम 6 साल का मेरे पास आंकड़ा है तो 6 साल में 5 लाख शौचालय हमने लखीमपुर जनपद में बनाए और 1,25,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए। मैं एक बार संघ के एक हमारे बड़े नेता थे, उनके साथ में मीटिंग में बैठा था। उन्होंने कहा कि अजय तुम्हारे यहाँ सिलेंडर कितने बटे? तो मैंने उनको जब बताया कि भाई साहब 3 लाख से ऊपर हो गए, कहने लगे अरे यार 3 लाख कैसे हो गए? क्या यार ऐसे हवा में बात करते? तो हमने कहा अरे भाई साहब हो गए। तो उन्होंने कहा पूछे डीएम से? हमने कहा पूछी। वही फोन मिलाया और फोन जब मिलाया तो डीएम ने कहा सर 3,26,000, कुछ उन्होंने संख्या बताई कितने हो। उन्होंने मुझे कहा यार तू कितने सिलेंडर ले आए? तो ये कितने लोग होंगे? 15 लाख लोग तो ऐसे होंगे, तो तुमको चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा नहीं, ये कारण नहीं है, हम लोग वोट के लिए राजनीति नहीं करते। और आज 6 साल के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लखीमपुर जनपद में 4,25,000 परिवारों को हमने फ्री गैस की, ये हमारी वो योजनाएं थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी कि हर घर ऐसा हो जिसमें पक्का घर हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस का सिलेंडर हो, पीने का साफ पानी हो, बच्चा स्कूल जाता हो और जरूरत पड़ने पर उसके इलाज की भी सुविधा हो। आप सबको याद है आयुष्मान भारत योजना, जिसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे यहाँ हैं, लाखों की संख्या में। और जिस दिन से इस सरकार ने काम करना शुरू किया, लोगों की इच्छाएं थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे, 35 से हटे, हट गई। नागरिकता संशोधन विधेयक आया और सदन में पारित। लोगों की इच्छाएं, हम लोकतांत्रिक देश है, आजादी के बाद हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि हम ये नहीं कर सकते जाओ तुरंत बुलडोजर चलाओ दूसरा मंदिर बना, ऐसी समस्याएं थी। और दुर्भाग्य से ऐसी सरकारें काम कर रही थी जो नहीं चाहती थी कि वहां पर मंदिर बने, इसलिए वो जानबूझ करके कोर्ट में देरी करती थी। यहाँ पर मंदिर में लोग न जाएं, कार सेवा ना हो, उसके लिए रोकती थी। हमको जब जहाँ भी अवसर मिला, जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी दिन वो ढांचा लोग कहते रहे, बहुत लोगों ने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिर नहीं बना रहे। तब वो कहते थे कि ये जो विरोधी दल के थे वो कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो हम लोग कहते थे कि मंदिर भी वही बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। मैंने उनको कहा कि क्या यहाँ कोई दूसरे राजनीतिक दल की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में होती तो ढांचा गिर सकता? हमने एक नहीं, अपने 4 प्रदेशों की सरकार उसी ढांचे पर निछावर की। और जैसे ही अवसर मिला, हमने कोर्ट में पैरवी करके, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, इंतजार करिए। संभव है कि कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आए, अपनी अपनी बातों को रखना है, दलील को रखना है। और उसमें लगातार इस तरह से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, वो पैरवी पहले की सरकारों ने नहीं की। हमने लगातार पैरवी की और उसके परिणाम स्वरूप आज भगवान राम के भव्य मंदिर की रूपरेखा वहाँ बन गई। और 2 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वर्चुअल शिलान्यास और माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में रह करके सुबह 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में 2 जुलाई को राम मंदिर का शिलान्यास। जय श्री राम। टुकड़ियां मजबूती से काम कर रही हैं। आतंकवाद पर हमने नियंत्रण स्थापित किया है, लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसी केवल अभी 6 महीना नहीं पूरा हुआ इस वर्ष का, इसमें 93 आतंकवादियों को मारा जा चुका है। लगातार हम काम कर रहे हैं और केवल अब आतंकवादियों को ही नहीं मारे, उनको जो शरण देने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया। ये कानून भी हमने इसी वर्ष 1 साल में पास किया है कि अभी तक ये होता था कि आतंकवादी को ही सीधे आतंकवाद की धाराओं में
चालान किया जाता था, लेकिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लोकसभा में वो बिल लेकर के आए जिसमें ये कहा गया कि केवल वही व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता है, उस व्यक्ति को भोजन देने वाला, उसको शरण देने वाला, उसको सूचनाएं देने वाला, ये सब लोग आतंकवादी हैं। और उसी धाराओं के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर, ये कानून भी हम लेकर के आए। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के कानून, ऐसे बहुत सारे कानूनों को जो लोगों के मन में पिछले 70 साल से थे कि ये कानून हमारे देश में बनने चाहिए, उन कानूनों को बनाने का काम हमने किया। ये दुर्भाग्य था कि इसी दौरान एक महामारी आ गई और इस महामारी के हम लोगों ने देखा जिस तरह से परिणाम आए। इसके बीच में मैं 2 बातों का जिक्र आपसे और करना चाहूँगा। इससे पहले हम लोगों की एक योजना थी, आपको याद होगा कि मैं हमारे यूरोप और एशिया पार्लियामेंट की एक संयुक्त बैठक थी जिसमें पूरी दुनिया के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व था। उसमें भारत की सरकार ने मुझे अपने देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था और जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था मैं उसका नेता बना करके भेजा गया। बेल्जियम में मैंने उस बात को रखा था, उसमें जो हमारा मौसम का परिवर्तन हो रहा है इस पर चर्चा हुई थी और जो लेबर माइग्रेट होता है या माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के कारण नागरिकता बदलती है, उस पर चर्चा हुई थी। और उन्होंने हमको इसलिए भेजा था, अभी उनको जाना था। ये जो अभी समय निकल गया, मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी को बेल्जियम में जाना था और वो बड़ा सम्मेलन होना था, उसकी तैयारी के लिए मैं लगभग 1-1.25 साल पहले गया था। तो वहाँ हम लोगों ने उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो उस समय ये कोरोना का संकट आ गया, तो ये बात हम लोग नहीं कर पाए। और उसी के साथ हम लोगों ने साउथ कोरिया में हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, जो लगातार पूरी दुनिया में भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करते रहते। तो उसमें हमने साउथ कोरिया के लोगों से ये बात की थी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका बहुत सामान हमारे यहाँ बिकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकता है, लेकिन उनके हम संस्थान, उनके कारखाने हमारे देश में नहीं। और वियतनाम में ज़्यादा है क्योंकि वियतनाम ने उनको बहुत सारे टैक्सों में छूट दे रखी है, फ्री ज़मीन देते हैं। उनके केवल उनकी 8-10 करोड़ की आबादी है वियतनाम की, वो इसलिए देते हैं कि उनके लोगों को रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो वो वहाँ पर छूट देते हैं। तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हमारा लोगों का ये इरादा था कि ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ जो कोरिया की हैं, जापान की हैं, जो दूसरे देशों में अपने वहाँ पर लगाए हैं कारखाने, वो हमारे भारत में लगाए। उसकी भी बात हम लोगों ने जनवरी में की थी और जनवरी में, लेकिन उसके बाद ये कोरोना का काल आ गया। ये एक ऐसी महामारी आई जिसमें बहुत बड़ी चुनौतियाँ हमारे देश के सामने, वो इसलिए थी, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में पूरी जगह ये फैला, लेकिन हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती क्यों थी? हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती इसलिए थी कि दुनिया का जितना भूभाग है उसका केवल 4% हिस्सा हमारे पास और 18% हमारे पास आबादी है। जमीन और संसाधन है 4%, लोग हैं 18%, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। हम एक विकसित होते हुए देश जिसके में स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएं नहीं है जो विकसित देशों में होती है। विकासशील देश के पास कुछ कम सुविधाएं हैं और उसकी मार यह है कि 130 करोड़ से ज़्यादा लोग। जब ये महामारी आई तो उस समय हमारे देश के सक्षम नेतृत्व ने जिस तरह से काम किया, ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। पूरी दुनिया में लोगों ने इसको बहुत ही संवेदनशीलता से ग्रहण किया कि ये प्रधानमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं। 130 करोड़ लोग हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लोगों को जानकारियां नहीं है, शिक्षा का पूरा प्रसार नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसे लोगों की संभावनाएं लोग कह रहे। जो उन्होंने आंकड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह आंकड़ा शुरुआत में दिया था कि 31 दिसंबर तक भारत के 50% लोग संक्रमित हो जाएंगे। 50% का मतलब 65 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। और उन्होंने एक ये अंदाज लगा के बताया था इसमें कम से कम 7% लोगों की मृत्यु हुई। 7% मतलब लगभग 4.5 करोड़ लोग भारत के मर जाएंगे।
ऐसी इन लोगों ने संभावनाएं पूरी दुनिया ने व्यक्त की। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे यहाँ 3.5 लाख से कुछ ज्यादा मरीज हैं, 100 दिन से ज्यादा हो चुका है। मृत्यु दर केवल 3%, ठीक होने की दर 50% से अधिक है। और ये सब तब संभव हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी के पास पूरी संसाधन नहीं थे, लेकिन उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी, अवसरों को पहचानने की योग्यता थी, और किस समय में कैसे निर्णय लिए जाएं, इसके उनके अंदर ऐसा आत्मविश्वास भी था। उन्होंने कठोर निर्णय लिए और उनके परिणाम स्वरूप आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि पूरी दुनिया में जब 10 लाख पर हम आंकड़ा देखते हैं तो पूरी दुनिया का जो एवरेज है वो 1000 से ज़्यादा मरीज है 10 लाख, और भारत में 100 से कुछ ज़्यादा मरीज। और अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी ने उस आंकड़े को 60 पर ही रोक दिया, और मृत्यु दर 3% से कम, ठीक होने की दर 61% से अधिक। तो लोग कहने लगे हैं ये योगी और मोदी की जोड़ी ये ऐसी जोड़ी है पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है। और उसी का परिणाम आज हमारे देश में मोदी जी से एक बार एक अभी पत्रकार ने प्रश्न पूछा। कई लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन गलत हुआ। उन्होंने प्रश्न पूछा, विदेश का एक पत्रकार, उसने प्रश्न पूछा कि आपने लॉकडाउन किया, आप बताइए लॉकडाउन की आपकी उपलब्धि क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे देश का एक एक बच्चा ये जान गया है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज और दवाई अभी नहीं बनी है। इससे बचने के लिए हाथ धोना, मास्क लगाना और दूरी से बात करना ये जरूरी है। ये हमारे देश का एक एक बच्चा है। ये सबसे बड़ी आज वास्तव में आप किसी बच्चे से पूछो कोरोना बता देगा, हाँ भैया मास्क लगाओ कोरोना। अभी हम भाषण दे रहे हैं, हमारे पास भी रखा है, दिखा दे यार, नहीं तो मानो तो ये जो उपलब्धि थी। और इसी बीच में हमने अपने मरीजों के लिए इस समय हमारे पास वो क्षमता है कि अगर हमारे पास 30 लाख मरीज होंगे तो उनके इलाज करने की सुविधा हमारे देश में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने 1 लाख ऐसे बेडों की सबसे पहले व्यवस्था की। योगी जी के नेतृत्व में भी प्रदेश ने लगातार विकास किया। अभी हम लोगों ने इसी कोरोना काल में योगी जी ने लखनऊ से हमारे यहाँ कुछ पावर हाउस बने, एक गोला विधानसभा में, अवस्थी जी के गाँव में, कपराहा में, और एक अपने ओयल में लखीमपुर विधानसभा, उसका उन्होंने शिलान्यास किया। तो उन्होंने शिलान्यास करते समय कहा कि ऐसे कोरोना काल में जो विकास के काम हो रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय। उन्होंने अपने मंत्री को सराहना करते हुए कहा, लेकिन उससे एक मैसेज गया कि ये प्रदेश की सरकार इस तरह की है, उसको ऐसा नेतृत्व मिला है जिस नेतृत्व में न केवल प्रदेश के विकास की चिंता की है, कोरोना के संक्रमण को भी नियंत्रित किया है। जैसे अभी जुगल भाई साहब बता रहे थे कि कानून व्यवस्था को भी किस तरह से नियंत्रित किया है, बिना भेदभाव के राजनीति की है। उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे लोग जो इन लोगों का वोट लेते थे, उनको वोट बैंक मानते थे, उनके मुंह से वोट के कारण आवाज नहीं निकली। लेकिन योगी जी ने, क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो वोट की चिंता नहीं करती, वोट के लिए राजनीति नहीं करती, सत्ता के लिए हम संघर्ष नहीं करते, हम सेवा के लिए संघर्ष करते हैं, उन्होंने उनको ऊपर राष्ट्रपा भी लगाया और सख्त कानून के साथ उनके ये क्षमता और ये योग्यता, निर्णय लेने का साहस, ये हर व्यक्ति में नहीं होता। ये हमारे देश का सौभाग्य है और इसको पूरी दुनिया ने अपमान लिया है। हम देखते हैं पूरी दुनिया से मोदी जी की प्रशंसा हो रही। ये कोरोना का काल ऐसा है जो बड़े बड़े नेताओं की जो लोकप्रियता की रेटिंग होती थी वो कम हो गई और मोदी जी की बढ़ गई। यही होता, बहाव में तो सब लोग नाव चला देते हैं, बहाव के विपरीत जब नाव चलाओ तभी पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या योग्यता है। अब उन्होंने बहाव के विपरीत नाव चलाई। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति केवल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत का स्वरूप रखा, जिस तरह से भारत की विचारधारा को रखा, जिस तरह से भारत के ओपिनियन को रखा,
उसने पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया और पूरी दुनिया ये कहने लगी कि नहीं, भारत की संस्कृति तो भाई अजीबोगरीब। हम लाख कहते हो सर्वे भवन्तु की हमारी संस्कृति, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं मानते। वो तो समझते हैं कि दुश्मन, हम तो सबके लिए सद्भावना रखते हैं। लेकिन मूर्त रूप में जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया के सामने सबको ये स्वीकार करा दिया कि भारत की संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है और भारत में वो क्षमता है कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी में वो क्षमता और योग्यता है कि वो पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकते हैं। अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, प्रदेश का देश का लगातार विकास हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, आप उनका काम करने का ढंग देखेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्य पढ़ेंगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है उससे एक कदम भी है। हम सब वही काम कर रहे हैं, वही काम अटल जी ने किया, वही मोदी जी कर रहे हैं, वही हमारी सारी सरकारें कर रही हैं, हमारी वही फिलॉसफी, हमारा वही सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्पष्ट विचारधारा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, देश के लोग सुखी हो, देश का सम्मान पूरी दुनिया में करें। हमारी कभी भी ये संस्कृति नहीं रही है कि हम बल के द्वारा लोगों को दबाएं या लोगों के भूभाग पर कब्जा करें, लेकिन अपनी रक्षा करना, लोगों को सेवा के द्वारा आकर्षित करना, ये हमारी परंपरा रही। हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। बात आई, आप सबको जानकारी भी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, ये पहली बार इस देश में हुआ कि हमारी सेनाओं को इमरजेंसी में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से दे दिया। उनको अगर सीमा पर कोई घटना होती है तो उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि केंद्र से कोई आदेश आएगा तब हमको निर्णय लेना है। उनको कह दिया गया है कि जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार आप निर्णय लीजिए और मुंह तोड़ जवाब देने का आपको पूरी। अजय मिश्र टैनी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके यशस्वी सांसद आदरणीय अजय मिश्र जी, आदरणीय जुगल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय योगेश वर्मा जी, आदरणीय श्रीमती मंजू त्यागी जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, श्रीमती निरुपमा वाजपेयी जी, उत्तम मिश्र जी, विनीत मनार जी, आदरणीय मनीष सहानी जी, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाभी पुष्पा सिंह जी, इसका सफल एवं कुशल संचालन कर रहे आदरणीय संजय सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी जिले के पदाधिकारीगण एवं मंडल अध्यक्षगण, यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, साथियों एवं कार्यकर्ता मित्रों। आदरणीय सांसद जी ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है, जो पुरानी परंपरा राजनीति में हमारे जिले में चला करती थी कि व्यक्तिगत लोगों के यहाँ जाना या व्यक्तिगत लोगों के कार्यों में जाना को ही नेता लोग प्राथमिकता देते थे। उन्होंने इस परंपरा को आदरणीय सांसद जी ने तोड़ा है और विकासमुखी अपनी सोच को आप सबके सामने रखा है। उन्होंने विकास करके दिखाया है कि विकास ही हमारी सरकार का भी एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी आदरणीय सांसद जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी पूरे जिले में लोकसभा में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है और अपने संसदीय क्षेत्र में ही 2 नवोदय विद्यालय हैं, एक लखीमपुर में है, एक गदनिया बलिया में। चाहे मेडिकल क्षेत्र का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, अनेक विकास कार्य आदरणीय सांसद जी ने किए हैं, जो आपके सम्मुख अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने रखा है। आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करता हूं।